मेरा नाम राबिया इस्माइल है और मैं इलाहाबाद सिटी में रहती हूँ। मेरे पास बड़ा सा बंगला, दौलत, जायदाद, नौकर चाकर सब कुछ है। लेकिन मेरे पास जो चीज़ नहीं थी वो प्यार और एहसास करने वाले रिश्ते नहीं थे। मेरी उम्र इस वक्त 30 साल है और अपने ज़िंदगी के 30 साल मैंने सिर्फ दूसरों को खुश करने में गुजार दिए थे। मैंने तो किसी भी गर्ज और मतलब के सबका ख्याल रखा था, लेकिन सबने मुझसे अपने मतलब से रिश्ता रखा था और मतलब निकलने के बाद सबने अपने अपने रास्ते चलते हुए नजर आए थे। मैं अपने वालिदैन की सबसे बड़ी बेटी थी और मेरी पैदाइश मेरे माँ बाप के शादी के 1 साल बाद हुई थी। मेरे मजीद एक भाई और बहन थे। मैं उम्र में 15 साल की थी जब मेरे माँ बाप की दूसरी औलाद और मेरा भाई रिहान पैदा हुआ था। रिहान के पैदाइश के 1 साल बाद रुकैया ने जन्म लिया। रिहान और रुकैया के बाद अम्मा जब दोबारा उम्मीद से हुई तो उनकी तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी। उनका ब्लड प्रेशर दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा था और डिलीवरी के दिन जैसे जैसे नज़दीक आ रहे थे, अम्मी की तकलीफ बढ़ती ही चली जा रही थी। और एक दिन फिर सब कुछ खत्म हो गया। हमारी ज़िंदगी में अंधेरा हो गया और हम तपती धूप में आ खड़े हुए, क्योंकि हमारी माँ हमारी ठंडी छाँव छोड़कर जा चुकी थी। अम्मी की तबीयत डिलीवरी के वक्त बहुत ख़राब थी, जिस वजह से वह जानलेवा हो सकी थी। अम्मी के साथ साथ नया मेहमान भी दुनिया में आने से पहले ही मर गया था और यूं हमें आंसुओं की सौगात किस्मत ने दे दी थी। अम्मी की मैयत घर में लाई गई तो मैं चीख चीख कर रो पड़ी थी। मैं अम्मी की सबसे बड़ी बेटी थी और उनके साथ में मेरा ताल्लुक दोस्ताना था, तो मैं उनके जाने पर टूट कर बिखर गई थी। रिहान और रुकैया छोटे थे, नहीं समझते थे कि माँ का चले जाना क्या होता है, लेकिन मैं समझती थी और मेरे ही जैसे अब्बा की भी हालत थी। लेकिन उन्होंने मुझे हौसला देकर संभाला था, क्योंकि माँ के चले जाने के बाद रिहान और रुकैया के लिए मैं ही उनकी माँ थी। मुझे ही उनका ख्याल रखना था, उनकी तरबियत करनी थी। तो मैंने गम के साथ ही जिंदगी जीने शुरू कर दी। मैंने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की रिहान और रुकैया को माँ की कमी कभी भी महसूस ना हो। मैं उनकी बहन नहीं, उनकी माँ बन गई थी। मेरे अब्बा दर्जी थे और घर से थोड़ी ही दूर उनकी बड़ी से एक दुकान थी जो रब की मेहरबानी से खूब चलती थी और हमें कभी भी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई थी। किसी के जाने से ज़िंदगी रुकती नहीं है और जितनी भी मोहब्बत हो, मर चुके लोगों के साथ मरा तो नहीं जाता, जीना आ ही जाता है। तो जीना हमें भी आ गया था। ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता फिर से आगे बढ़ने लगी थी। मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और सारे तवज्जो घर और छोटे भाई बहनों को देने लगी थी। मेरे लिए तो वह लोग कुल ही कायनात थे। मेरे अब्बा भी एक बहुत अच्छे बाप थे, लेकिन अचानक से उन्होंने कुछ ऐसा किया था कि जिसने सबको चौंका दिया था। साथ साथ मेरी आंखें भी फटी की फटी रह गई थी। अब्बा कभी ऐसा भी करेंगे, मुझे तो यकीन भी नहीं आ रहा था। अब्बा ने जो किया था अब्बा का हक था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि अब्बा ऐसा भी कुछ करेंगे। अब्बा ने दूसरी शादी कर ली थी। मुझे लगता था अब्बा अम्मी से इतनी मोहब्बत करते हैं कि उनके मर जाने के बाद बाकी सारी ज़िंदगी उनके नाम पर और मोहब्बत पर गुजार सकते हैं। लेकिन अब्बा ने तो अम्मी के वफ़ात के बाद साल भर के अरसे में दूसरी शादी कर ली थी। हर रिवायती बाप की तरह अपनी दूसरी बीवी पर अपनी बड़ी औलाद को यानी कि मुझे अपनी सफाई देते हुए मेरे बाप ने कहा कि शादी उन्होंने अपनी वजह से नहीं बल्कि मेरी वजह से की है। उन्हें मेरा अकेलापन बुरा लगता है और मेरी थकावट की वजह से उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी, ताकि दूसरी औरत हमारी माँ बनकर आए और न सिर्फ बच्चियों को संभाले बल्कि घर के कामकाज में भी मेरा हाथ बटाए। मेरी उम्र इस वर्ष 18 साल की थी और मेरे अब्बा ने जिससे शादी की थी वह उम्र में मुझसे 1 साल छोटी थी। अब्बा को शादी करनी थी, उनका हक था, करते, लेकिन अपनी हम उम्र औरत से करते। यूँ अपनी बेटी से भी कम उम्र लड़की से शादी तो ना करते। लेकिन अब्बा का कहना था उस लड़की जिसका नाम हलीमा था, उसके आगे पीछे कोई नहीं था। वह अपनी दादी के साथ रहती थी। दादी का इंतकाल हुआ तो रिश्तेदारों ने उसके घर पर कब्जा कर लिया, उसे नौकरी पर रख लिया। हालात की सताई हुई लड़की थी और जब उसने मेरे अब्बा से मदद मांगी तो सिवाय निकाह के पैगाम के कोई और रास्ता नहीं था और हलीमा के पास अब्बा जैसे शख्स से शादी करना ही जिंदगी संवारने का आखिरी हल था। अम्मी के बाद अब्बा अकेले हो गए थे। उन्हें जीवन साथी चाहिए थी और हलीमा को एक महफूज छत, और इन दोनों ने अपने अपने जरूरत के पैसे नजर रखते हुए एक दूसरे को चुन लिया और शादी कर ली। मैं खुले जहन की लड़की थी। मुझे अब्बा की शादी में सिवाय उम्र के फर्क की कुछ भी बुरा नहीं लगा था और अब्बा की एक बात ने तो मुझे चुप करवा दिया था जब उन्होंने मेरे उम्र वाले एतराज के बदले कहा था कि उन्हें ऐसी लड़की कहीं नहीं मिल सकती थी जिसके आगे पीछे कोई ना हो, और जिसके आगे पीछे कोई ना हो वह दबकर रहती है और सोहर और उससे जुड़े रिश्तों को खुश रखती है। और कलकत्ता को मेरी शादी हो जानी थी तो अब्बा बच्चों को अकेले तो नहीं संभाल सकते थे।
को ही चाहिए थी जो अब्बा को संभाले और घर और बच्चों को भी संभाले। मैंने चुप अख्तियार कर ली थी। अब्बा की ज़िंदगी थी, मैं कोई एतराज़ करने का हक नहीं रखती थी। हलीमा एक अच्छी लड़की थी और अच्छी वह इस तरह थी कि वह अपने काम से काम रखती थी। मैं कब और क्या क्यों कर रही हूँ वह मेरे कामों में ताक झांक नहीं करती थी। शायद उसे इन सब की आदत नहीं थी और मुझे उसकी यही आदत पसंद आई थी। वह रिहान और रुकैया का भी बहुत ख्याल रखती थी और थोड़े ही दिनों में रिहान और रुकैया उसके साथ अटैच हो गए थे। मुझे भी अच्छा लगा था कि चलो अम्मी के जाने के बाद कुछ तो अच्छा हुआ ज़िंदगी में। लेकिन यह अच्छा सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए था। नाटक किसी भी चीज़ का हो ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता और अपनी असलियत तो ज़्यादा देर कोई छुपा ही नहीं सकता। हलीमा की असलियत भी धीरे धीरे खुलकर मेरे सामने भी आने लगी थी। वह महरूमियों में पली बड़ी लड़की थी। शौहरसों को हासिल करना वह अपना हक समझती थी। उसने अपनी जवानी अब्बा जैसे शख्स को दी थी तो कुछ सोच कर ही दी होगी। वह कुछ बड़ा सोच कर इस घर में आई थी और आहिस्ता आहिस्ता अपने रास्ते हमवार कर रही थी। सबसे पहले उसने अब्बा का दिल जीता था। अब्बा बूढ़े आदमी थे। 17 साल लड़की मोहब्बत पाकर क्यों ना पिघलते। हलीमा का पूरा मकसद ही पूरी तरह से अब्बा को अपने कंट्रोल में करना था ताकि फिर वह अपने सब दांव आराम से खेल सके। अब्बा बेचारे खुश है कि उनकी बीबी उनसे, उनके बच्चों से और उनके घर से बहुत मोहब्बत करती है। हलीमा की और मेरी कभी मुँहमारी कोई झगड़ा नहीं हुआ था। उसकी चालाकी नजरें घर को तवाब करते देखकर मैं समझ गई थी कि वो क्या चाहती है। वह सब कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहती थी और अपनी सारी महरूमियाँ दूर कर देना चाहती थी। मैं भी चुपचाप ये हरकतें देखती रहती थी। मैं देखना चाहती थी कि वो आखिर किस हद तक जा सकती हैं। उन्हीं दिनों अब्बा मेरी शादी करने के लिए रिश्ता देखने लगे। मैंने ये नोट किया जैसे जैसे अब्बा लोगों ने मेरे रिश्ते के लिए बात कर रहे थे हलीमा के अंदर खलबली मच गई थी। उसको ऐसे हाथ पैर पड़ गए जैसे कुछ बुरा हो गया हो। और फिर उसकी मर्ज में समझ गई थी। अम्मी ने मेरे दहेज के लिए जेवरात बना रखे थे और अपने जेवरात भी अम्मी मेरे लिए छोड़े थे जो शादी करके मुझे अपने साथ ले जाने थे। लेकिन हलीमा की नज़र मेरी उन जेवरात पर पड़ी। वो अपने बाप का माल समझ रही थी। लेकिन मैं भी इतनी आसानी से अपनी चीज़ें हलीमा को नहीं दे सकती थी। अब तो हम दोनों के दरमियान खामोश और सर्द से जंग जारी हो चुकी थी और अब्बा भी बात बेबात मुझे गुस्सा करने और डांटने लगते थे। मैं समझती थी कि हलीमा मेरे खिलाफ उनके कानों में शीशा ढंढोलती चली जा रही है और एक दिन फिर सब हदें हलीमा ने पार कर दी। वह लालची थी, मुझे पता था, लेकिन वह इतनी घटिया थी मुझे यह पता नहीं था। हुआ कुछ यूँ कि एक रोज़ जब अब्बा रिहान और रुकैया को बाहर लेकर गए हुए थे तो हमारे घर के दरवाजे पर एक अजीब बेढंगी होलिया वाला लड़का आया। हलीमा ने बताया कि उसका कज़न है और मैं हैरान थी कि कौन सा कज़न आ गया हलीमा का। हलीमा तो सबको छोड़ चुकी थी तो यह अचानक मिलने कैसे आ सकता है। खैर मैंने उसे अंदर आने का रास्ता दिया और मैं अपने कमरे में आ गई। अभी कुछ देर ही गुजरे थे कि हलीमा अपनी कज़न को लेकर मेरे कमरे में आ गई और कहने लगी, राबिया देखो इसके हाथ से खून बह रहा है, प्लीज़ इसकी मरहम पट्टी कर दो। मैंने अस्बात में सर हिलाया और फर्स्ट एड बॉक्स निकाल कर ले आई और उसके कज़न का हाथ पकड़कर बैंडेड करने लगी। मुझे अंदाज़ा ही नहीं हो सका था कि हलीमा उठकर वहाँ से जा चुकी है और मेरे कमरे का दरवाज़ा भी बंद कर चुकी है। अभी थोड़े देर ही गुजरे थे कि मेरे कमरे का दरवाज़ा धड़ाम के आवाज़ से खुला और अब्बा दाखिल हुए। अब्बा की आंखों में खून उतरता देखकर मैं सब कुछ समझ गई थी कि हलीमा ने मेरे खिलाफ चाल चली थी जो पूरी तरह से कामयाब ठहरी। हलीमा ने चंद जेवरात के लिए मुझे मेरे बाप की नज़रों में 2 कौड़ी का करके रख दिया था। मैंने अब्बा को बहुत समझाने की और अपनी बात बताने की कोशिश की लेकिन अब्बा ने मेरी एक ना सुनी और उस लड़के को अब्बा ने धक्के मारकर बाहर ढकेल दिया, बल्कि मुझे भी घर से निकाल दिया। मैं कितनी देर तक दरवाज़ा बजाती रही लेकिन अब्बा ने दरवाज़ा नहीं खोला। हलीमा ने उनके दिलो दिमाग में इस तरह से मेरे लिए इस कदर नफरत भर दी थी कि उन्होंने अपने घर के दरवाजे मेरे लिए बंद कर लिए थे। मैं वहाँ से निकलती तो मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किधर जाऊँ। तालीम भी मेरी अल्फियत रखी थी और पास 1 रुपये तक नहीं था। गले में सोने की चेन थी तो वह बेची और एक गर्ल्स होटल में रिहाइश का जीत हो गई और साथ ही एक प्राइवेट स्कूल में नर्सरी क्लास के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया और साथ साथ अपना भी कुछ करने को सोचा। मैंने स्कूल के बाद छोटे पैमाने पर डिफेंस शुरू कर दी थी जो थोड़ी अच्छी चली तो मैंने किराए पर एक मकान ले लिया ताकि रिहान और रुकैया को ले आऊं और तभी पता चला कि मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया है। यह खबर बिजली बनकर मुझ पर गिरी। अब्बा तो हार्ट अटैक आया था और वह हमेशा के लिए हम सबको छोड़कर जा चुके थे।
अब्बा तो चले गए थे, लेकिन हमारे लिए कुछ छोड़ कर ना गए थे। हलीमा ने सब कुछ समेट कर चलती बनी थी। मैं रिहान और रुकैया को लेकर आ गई थी। वह दोनों बहुत छोटे थे, यह मेरी जिम्मेदारी थी। मैंने उनके लिए अपनी ज़िंदगी वाकिफ कर दी थी। वक्त गुजरता चला गया, रिहान और रुकैया बड़े हो गए। मेरी टिफ़िन सर्विस बहुत अच्छी चल पड़ी थी और मुझे टोरंटो के होटल से एक ऑफ़र आई। मौका अच्छा था तो रुकैया को रिहान की जिम्मेदारी पर छोड़कर टोरंटो चली गई और रात दिन एक करके मैंने रिहान और रुकैया के लिए एक मुस्तकबिल बनाया। रिहान CFS ऑफिसर बन चुका था और रुकैया डॉक्टर बन चुकी थी। दोनों जब अपने अपने पैरों पर खड़े हो गए तो दुनिया की तरह मुझे भी भूल गए थे और मेरे बगैर ही अफगानिस्तान में शादी कर ली थी और मुझे फ़ोन करके सिर्फ इतला दी थी जैसे मैं गैर ज़रूरी चीज़ हूँ। मैंने भी अफगानिस्तान जाने का इरादा छोड़ दिया और मैं टोरंटो में ही रहने लगी। काम अच्छा था तो मेरा गुजर बसर अच्छा होने लगा और फिर वक्त तेज़ी से गुजरता चला गया। रिहान और रुकैया के भी बच्चे हो गए और वह अपनी अपनी ज़िंदगियों में मगन हो गए। मैं अकेली थी और अकेली ही रह गई। रिहान और रुकैया का साल में 2 ही बार ईद के दिन फ़ोन आता था। वह मेरे कुर्बानियों को भूलकर खुदगर्ज हो चुके थे। बहुत सालों बाद इस बार कुछ अनोखा हुआ कि रुकैया ने ईद के अलावा भी मुझे फ़ोन किया था। रुकैया के बड़े बेटे का टोरंटो यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया था, लेकिन रिहाइश का मसला था तो उसने मुझे कॉल की और अपने भांजे अरमान को खुशी खुशी अपने पास रहने की इजाज़त दे दी कि मेरी तन्हाई दूर हो जाएगी। अरमान मेरे पास आ गया। वह एक बहुत हंसमुख बच्चा था और वह कई बार बोल चुका था कि खाला आप शादी क्यों नहीं कर लेती, और मैं जवाब में सिर्फ इतना ही कहती थी कि मुझ जैसी बूढ़ी से अब कौन शादी करेगा। अरमान एक दिन रात देर यूनिवर्सिटी से वापस लौटा तो उसके हाथ में हल्दी का एक पार्सल था। मेरे पूछने पर उसने बताया कि यह हल्दी का पार्सल उसने इंडिया से अपने किसी दोस्त से मंगवाया है और इस हल्दी में इतनी ताकत है कि इसका लेप जब जिस्म पर लगाया जाता है तो बूढ़े लोग जवान हो जाते हैं। मैंने अरमान से लेप लेकर रख लिया। वह दूसरे दिन फिर ले आया और रोज़ यूँ ही कहता कि खाला इसे रोज़ लगाने से आप 16 साल की जवान लड़की बन जाएंगी, और मैं शर्मा जाती। एक रात अरमान हल्दी लेकर आया तो उसने कहा कि खाला आज मैं आपको हल्दी लगाकर ही रहूँगा, और फिर उसने मेरे हाथ और बाजू पर हल्दी का लेप लगाने लगा। ये देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए कि भांजे ने हल्दी लगाकर मुझे बाजू से पकड़कर बेड पर पटका और बोला गुड बाय खाला, और चला गया। मेरा जिस्म बुरी तरह से जलने लगा और मैं दर्द से तड़पने लगी थी। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरी दोस्त उसी वक्त पर किसी काम से आ गई और मुझे तकलीफ में देखकर वक्त पर अस्पताल ले गई, जहाँ डॉक्टर से मेरा ट्रीटमेंट करवाया और बताया कि हल्दी का जो वो लेप मुझे अरमान ने लगाया था उसमें बहुत खतरनाक केमिकल है जो मेरे जिस्म को झलसा देता और मैं तकलीफ से मर जाती। मैं ठीक हो चुकी थी और मेरी दोस्त ने अरमान को भी गिरफ्तार करवा दिया था। अरमान को माँ ने चैलेंज देकर भेजा था कि वह कामयाब होकर लौटे, लेकिन वह शॉर्टकट होने लगा था और शॉर्टकट यही था कि वह मुझे मार देता और फिर मेरी सारी जमा पूंजी और मेरा घर अपने कब्जे में कर लेता, लेकिन उसका मंसूबा बुरी तरह से नाकाम हो गया था। रुकैया ने मुझे फ़ोन करके मिन्नतें तिरले किए कि मैं अरमान को रिहाइश दिलवाकर अफगानिस्तान भेज दूं, लेकिन इस बार मैं भी पत्थर हो गई थी। अरमान ने मुझे मारने की कोशिश की थी और रुकैया अभी तक खुदगर्ज बनी मेरा नहीं सोच रही थी। जिसने उसे माँ बनकर पाला था एक बार भी नहीं सोचा। अरमान को उसकी सज़ा मुकम्मल होने के बाद ही अफगानिस्तान जाने की इजाज़त दी गई थी। मैंने सारी ज़िंदगी दूसरों के लिए कुर्बानियाँ देते हुए गुजार दी थी, लेकिन आखिर में मेरे पास तन्हाई ही थी जो मुझे बताती थी कि जितना खुदगर्ज इंसान होता है उतना ही खुश और पुरसुकून भी होता है। मैंने अपनी खुशी दूसरों की जगह खुद में ढूंढी और अपनी आखिरी उम्र को पुरसुकून बनाने के लिए शानदार तरीके से बिना किसी की परवाह किए अपनी ज़िंदगी जीने लगी थी। मैं राबिया इस्माइल थी। मुझे भी जीने का पूरा हक था, जो मैंने बहुत देर से ही सही लेकिन इस्तेमाल कर लिया था। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम ऐसी कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।